हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। आप जानते हैं कि क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे दैट इज साउंड, उसके प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और हमने इसके ऊपर काफ़ी वीडियो अपलोड कर दी है। आज का लेक्चर और एक और उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक के साउंड चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चंस वो सब डिस्कस हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहला काम क्या है आपका कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद अगर आप एंड तक इसको देखते हो, आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको जल्दी से इसका प्रॉपर आंसर भी दिखा देता हूं। लिखा है कि बेटा व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क इज हेल्ड क्लोज टू ईयर then one hears a faint hum because it produces a damped vibration, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन डिक्रीज होती रहती है ना, जो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक हम आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब इसी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को हम टेबल टॉप से टच करते हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, रेजोनेंस क्रिएट होती है, लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये हमेशा रेजोनेंस को लेकर देखो, आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन आपके पास आए हैं। तो अपने आप में ये टॉपिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बारे में आपने ध्यान रखना है। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। कहता है अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ फायर्स अ गन। ही हियर्स द एको आफ्टर 3.5 सेकंड एंड ऑन मूविंग क्लोजर टू द क्लिफ बाय 84 मीटर ही हियर्स द एको आफ्टर 3 सेकंड। देखो ऐसा सेम टाइप का मैंने न्यूमेरिकल आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था एंड उसमें हमने डिस्टेंस भी पता किया था उसका, मतलब बेसिकली डिस्टेंस और स्पीड दोनों पता किए थे। तो मैं एक बार आपको दिखा दूं हुआ क्या है कि सबसे पहले मान लेते हैं ये क्लिफ है, यहाँ पे आपका पर्सन है ए पॉइंट पे और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं डी है। ठीक है, अब उसने एको प्रोड्यूस किया और एको प्रोड्यूस करने में टाइम लग रहा है 3.5 सेकंड का। अब ये पर्सन, मतलब अब यही पर्सन कहाँ आ गया, ये मेरा बी पॉइंट पे आ जाता है और ये जो डिस्टेंस है 84 मीटर का है। और अब बाकी बचा हुआ डिस्टेंस हो गया डी माइनस 84 आपका। और अब वही एको टकरा के जब वापस आ रहा है तो 3 सेकंड में वापस आ रहा है। तो बस आपसे पूछ रहा है कि भाई ये डी की वैल्यू क्या है। अब इन दोनों में जो एक चीज कॉमन है वो है स्पीड ऑफ साउंड। तो पहले हम केस नंबर 1 के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद केस नंबर 2 में कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन, अपना आंसर निकालते जाएंगे। तो बात करते हैं केस नंबर 1 की। तो केस नंबर 1 में हमारे पास डिस्टेंस जो है वो हमने डी कंसिडर किया हुआ है। स्पीड जो है वो मैं v मानूंगा। टाइम जो है वो जो t होता है वो मेरे को यहाँ पे 3.5 सेकंड दिया हुआ है। तो बस जी स्पीड होता है 2d बाई टी, तो 2 इंटू डी डिवाइड बाय 3.5 आप यहाँ पे डाल देंगे। ये केस नंबर 1 है आपका। केस नंबर 2 की बात करते हैं। अब इसमें जो डिस्टेंस है वो आपका हो गया है d माइनस 84। स्पीड अभी भी वही है v, लेकिन टाइम अब चेंज हो चुका है और वो हो चुका है 3 सेकंड का। इसलिए अब जो स्पीड आएगी वो आएगी 2 इंटू डी की जगह आएगा d माइनस 84 डिवाइडेड बाय आपका आएगा 3। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हो। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए और दोनों के दोनों स्पीड के मतलब स्पीड ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्पीड सेम है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मैं करता हूं तो 2d अपॉन 3.5 इज इक्वल टू 2 इंटू डी माइनस 84 डिवाइड बाय 3। देखो ये 2 से 2 आपका कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी बेटा 3d इज इक्वल टू 3.5d माइनस 3.5 इंटू 84, ये आपने करना है। सो 84 ये रहा, 35 ये रहा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 5 जा 20 हो गया, यहाँ पे आ गया। 8 5 जा 40, 42 हो गया। 4 तिया 12, 2 1 कैरी आपके पास यहाँ पे आ गया एंड 24 25 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो एक बार मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ प्रॉपरली। तो 5 4 जा 20, 5 और 8 हो गया 40, 42 आपके पास बन गया। तो 4 तिया 12, 1 कैरी, 8 तिया 24 ते 25, तो ये आ गया 294। आपके पास 294 यहां पे आ जाता है। सो
ये इधर जाएगा, इधर, ओके। जब ये इधर आएगा तो ये इसमें से माइनस होगा, मतलब 0.5d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, दैट इज 294। तो d हो गया 294 डिवाइड बाय 0.5। तो जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 294 इंटू 10 डिवाइड बाय 5, ये 2 हो गया आपका। तो 294 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, 9 दूनी 18, एक कैरी 5। तो आपका फाइनल आंसर है बेटा 588 मीटर्स। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर यहां पे आ जाता है। कुछ नहीं था, सिंपल था, 2 इक्वेशन बनानी थी, इक्वेट करना था, सॉल्व करना था और आपका आंसर आपको मिल जाता। तो ये मेरे पहले पार्ट का आंसर जैसे मैं दिखाई चुका हूं। दूसरा बेटा ये मैं सॉल्व किया है आपके सामने, आप चाहे तो ये देख सकते हो, बट एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको बताया है। तो 588 हमारा आंसर आ चुका है। और 2020 में ये क्वेश्चन आया था, पहले भी आ चुका है। तो आप समझ लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। बात करते हैं 56 की। अ पर्सन इज स्टैंडिंग, ठीक है, एट द सी शोर, जो आप देख सकते हो, एन ऑब्जर्वर ऑन द शिप which is anchored in between the vertical cliff, and the person on the shore fires a gun. The person on the shore hears 2 sound, एक 2 सेकंड में और एक 3 सेकंड में, after seeing the smoke of the fired gun. So if the speed of the sound in the air is 320 meter per second, so calculate the distance between the observer on the ship and the person on the ship, on the shore. Distance between the observer, ये observer है, ओके, और ये है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमने करना है, ओके ओके ओके, समझ आ गया। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले बात को समझने की कोशिश करें। ये जो मैन है ना, ये 2 आवाजें सुन रहा है, एक सुन रहा है 2 सेकंड के अंदर और एक सुन रहा है 3 सेकंड के अंदर। तो पहले तो ये समझो कि 2 सेकंड में कैसे सुन पा रहा है या 3 सेकंड में कैसे सुन पा रहा है। अगर ऑब्जर्वर जो है, अगर गन को फायर करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला साउंड जाएगा सीधा और टकरा के वापस आएगा। और ऐसे कंडीशन के अंदर अगर जा रहा है, टकरा के वापस आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर ऑब्वियस ज्यादा टाइम लगेगा, तो 3 सेकंड इसको मानेंगे। और एक तरीका ये कि डायरेक्टली इस मैन के पास पहुंच जाए, और वो आपका 2 सेकंड में पहुंच सकता है। अब एक काम करते हैं कि यहां से यहां के हम इसको x मान लेते हैं, और ये वाले को हम यहां से यहां y मान लेते हैं। देखिए केस 1 की पहले बात करते हैं। तो केस 1 में मैं ये देख रहा हूं कि ऑब्जर्वर से क्लिफ में गया, क्लिफ से टकरा के सीधा मैन के पास गया। तो अब हमारी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो स्पीड है 320 का, डिस्टेंस है x प्लस वाई, क्योंकि x गया क्लिफ तक, फिर y प्रॉपर वापस आया है, और टाइम जो है वो है हमारा 3 सेकेंड का। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई जो है वो हमारा 960 मीटर हमें मिल जाता है। मीटर नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, 960 बोल देता हूं अभी के लिए, कि 960 मेरी वैल्यू आएगी। वैसे तो ये टाइम है, मीटर ही आएगा, मीटर ही बनेगा। ओके, केस 2 की बात कर लेते हैं। अब केस 2 में क्या हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जर्वर से मैन की तरफ जा रहा है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको देखो, तो ये जो आप पाथ देख रहे हो, ये y माइनस एक्स का होगा आपका। तो इसलिए आ गया आपके पास 320 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। तो ये इधर जाएगा, तो इसका मतलब हो गया y माइनस एक्स इक्वल टू 640 आपके पास यहां पे आ गया। और x प्लस वाई जो है वो 960 है आपका, ठीक है जी। आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपके पास आएगा 2y इज इक्वल टू 001, ये अगर 001 कैरी 16 आ गया। तो y बेटा आपके पास आ जाएगा 800 मीटर। y 800 मीटर आ चुका है आपके पास, ओके, 800 मीटर आ गया है। और x कितना आया है जी, और x आपके पास आ जाएगा, आप किसी भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप मान लेते हैं, इस वाले में डाल देता हूं, तो x प्लस 800 इज इक्वल टू 960 हो गया, और x इज इक्वल टू 160 मीटर आपके पास आ गया है। चलिए जल्दी से जो क्वेश्चन पूछे उसके बातों का जवाब दे देते हैं। तो पहला क्वेश्चन मुझे ये पूछा है कि भाई डिस्टेंस बताओ ऑब्जर्वर और शोर के बीच का, मतलब y माइनस एक्स मुझसे मांग रहा है।
तो y माइनस एक्स जो है वो है हमारा 640, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो 640 मेरे पास आंसर आएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो या यहां आप देख सकते हो। दूसरा उसने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर ऑन द शिप, मतलब एक्स की वैल्यू मांग रहा है, और एक्स की वैल्यू मैं 160 मीटर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। अच्छा क्वेश्चन है, बट आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना था। चलिए, बाकी मैंने प्रॉपर्ली आपके सामने यहां पे करके दिया हुआ है, आप इसको देखिए। आप देख सकते हो कि मैंने आपको 640 का आंसर भी दे दिया है, और दूसरा भी, ये मेरा दूसरा तरीका करने का, पहला तरीका भी आपको बता चुका हूं। जो आपको ठीक लगता है आप देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। ये हम सब पढ़ चुके हैं बेटा। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड। एक्सप्लेन व्हाई द स्ट्रिंग्ड जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है लाइक गिटार आर प्रोवाइडेड विद जो होलो बॉक्स। नीचे जो होलो बॉक्स होता क्यों होता था? रेजोनेंस क्रिएट करने के लिए। जब हम स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं, वो मेरे होलो बॉक्स के अंदर की जो हवा के पार्टिकल्स हैं उनको वाइब्रेट करता है। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो रेजोनेंस क्रिएट होता है, और लाउड साउंड जो है वो आपका प्रोड्यूस होता है। ये है आपका कॉन्सेप्ट। बाकी यहां पे प्रॉपर लिखा हुआ है, एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए। डायग्राम आपके सामने दी हुई है। कहता है नेम द टाइप ऑफ वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन है जो हम देख सकते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक एग्जांपल की बात कर रहा है तो ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन अ मीडियम, बस ये इसका आंसर हो गया। Why is the amplitude of the wave gradually decreases? Because इसकी एनर्जी डिसिपेट हो रही है because of the force of friction offered by a medium. So what will happen to the vibration of the body after some time? The motion will cease. वो रुक जाएगी बॉडी आपकी। और ये सारा कुछ आपको यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 59। A person is tuning his radio set to a particular station. So what is the person trying to do to tune it? बेसिकली वो अपने जो रेडियो सेट है उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, और जिस टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी और ऊपर जो सिग्नल्स जा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाएगी तो रेजोनेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आप वो जो पर्टिकुलर स्टेशन है वो सुन पाते हो अपने रेडियो सेट के अंदर। नेम द फिनोमिनन इन्वॉल्व्ड, बता चुका हूं, रेजोनेंस है। डिफाइन की बात कर रहा है तो डेफिनेशन सारी आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी आपको कितनी बार बता चुका हूं, आप देख सकते हो। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60। Sometimes when a vehicle is driven at a particular speed, a rattling sound is heard. Explain briefly. वो रीजन यही है कि जब आपका कभी व्हीकल चल रहा होता है तो व्हीकल के अंदर होता है इंजन, उस इंजन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी अगर आपके व्हीकल के जो मटेरियल है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है तो वो जो मटेरियल है वो आपका वाइब्रेट होने लग जाता है विद वेरी हाई एम्पलीट्यूड, जिसकी वजह से रैटलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, मतलब रेजोनेंस की वजह से सब कुछ ये होता है आपका। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हमने की हुई हैं। और वो कहता है कि हाँ, इसको रोक कैसे सकते हैं, स्पीड चेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। कहते हैं डिफरेंशियल बिटवीन रेजोनेंस एंड फोर्स वाइब्रेशन। हमने पता नहीं बहुत बार इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि हमारे पास जो रेजोनेंस है वो स्पेशल केस है फोर्स वाइब्रेशन का, इसके एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। फोर्स वाइब्रेशन में क्या होता है कि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कभी भी मैक्सिमम नहीं होता, कम होता है आपके मैक्सिमम वैल्यू से। ठीक है, और हाँ, तो ये इसके बारे में हमने पता कितनी बार हमने स्टडी किया हुआ है। फिर आता है द वेवलेंथ ऑफ द वेव प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज 20 सेंटीमीटर इफ द वेव वेलोसिटी इज 24 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। सो ये क्वेश्चन ना बहुत पुराना क्वेश्चन है एक्चुअली आपका। अगर आप नहीं भी करना चाहो तो भी हो जाएगा, और अगर करना चाहो तो मैं हूं ना बताने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको स्पीड दी हुई है, और स्पीड जो है वो 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। द वेवलेंथ जो है वो आपको 20 सेंटीमीटर, मतलब आपको 20/100 मतलब 0.2 मीटर आपको दिया हुआ है। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकंड को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है स्पीड डिवाइड बाय वेवलेंथ, स्पीड बाय वेवलेंथ। तो स्पीड है 24, नीचे आ जाएगा 0.2। ठीक है, तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12, और डॉट मतलब डेसिमल होने की वजह से वो 10 ऊपर भी जाएगा, तो मतलब 120 हर्ट्ज आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑन वेव, टाइम मतलब होता है 1 फ्रीक्वेंसी, तो बस 1/120 आपने करना है। देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1
टू जीरो करना चाहते हो तो तभी हो सकता है अगर यहाँ पे 3 जीरोज आपकी होंगी। तो डॉट के बाद आपका पहले डॉट लगा, एक जीरो आया, फिर इस सर्कल में एक और जीरो आया, एक और करेंगे तब जाके आपके पास ये 1000 बनेगा आपके पास। ठीक है, तो अब इसके बाद आप इसको 7 8 8 से करेंगे, 0 और 16 एक कैरी 960, 8 से आपने किया तो 960 आपका बनेगा एंड सो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एंड फाइनली जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर ये बन जाता है, मतलब व्हेन यू सॉल्व इट तो आपका आंसर आ जाएगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना था। अब बात करते हैं कि भाई एक एग्जांपल बताओ, नेचुरल, फोर्स्ड, रेजोनेंस की वन प्रैक्टिकल यूज क्या है एको का, ये सब पढ़ चुका हूं तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर दे रहा हूं। तो नेचुरल वाइब्रेशन वो होती है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, कोई भी ट्यूनिंग फॉर्क लिया, रबर पैड के ऊपर स्टक कर दिया, ठीक है, तो वो हो गया। फोर्स वाइब्रेशन के अंदर आपको लगातार फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है ऐसा वाइब्रेशन को मेंटेन करने के लिए। रेजोनेंस के लिए जो मैच हो जाना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का। बाकी वन प्रैक्टिकल यूज के अंदर तो बहुत इसके प्रैक्टिकल यूजेस होते हैं हमारे, जैसे एकोकार्डियोग्राफी एक हमारा एग्जाम्पल है, सुनार एग्जाम्पल है, रडार एग्जाम्पल, ये सब इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, हाउ डज अ स्ट्रेस स्ट्रिंग ऑन बीइंग सेट इनटू वाइब्रेशन प्रोड्यूस द ऑडिबल साउंड, ठीक है। एंड उसके बाद विल द साउंड बी ऑडिबल इफ द स्ट्रिंग इज सेट इनटू वाइब्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मैं मून का एग्जांपल देता हूँ, देखिए नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और मून में कोई मीडियम ना होने की वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है यार, आप समझ सकते हो यार, हमने पता कितनी बार ही पढ़ लिया है कि जिस टाइम आप किसी स्ट्रिंग को प्लग करते हो तो उसके अंदर वाइब्रेशन सेट होती है। वो जो वाइब्रेशन है आपके जो साउंड बॉक्स होता है उसके हवा के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता है, फोर्स वाइब्रेशन क्रिएट करता है वहां पे, और अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो उस टाइम हमारे को रेजोनेंस मिलती है, जिससे लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है। बाकी मून का एग्जांपल मैं दे चुका हूं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चन के आंसर हमने कैसे देने हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th ICSE फिजिक्स के जो साउंड चैप्टर के रिलेटेड जितने भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन थे काफी हद तक हमने कंप्लीट कर दिए। बस रह क्या गया है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि आपके नेक्स्ट लेक्चर में पूरी के पूरी मैं खत्म कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।